ईशा और सूरज की जिंदगी कोई आम जिंदगी नहीं रही है। ईशा ने अपने जीवन के कई साल सिर्फ एक उम्मीद और एक सपने के सहारे काट दिए। वह सपना था सूरज का आईएएस बनना। ईशा ने सूरज को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी दिन दूरी बर्दाश्त की, जो भी त्याग किए, वह सब सिर्फ और इसलिए थे कि एक दिन सूरज कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। और आज वह दिन आ ही गया जब सूरज एक आईएएस अफसर के तौर पर समाज के सामने और खुद ईशा के सामने आकर खड़ा हो गया। इतने सालों के लंबे और दर्द भरे इंतजार के बाद जब दोनों एक बार फिर से आमने सामने आए तो आंखों में आंसू और दिलों में जज्बात का समंदर उमड़ पड़ा। ईशा को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब वह सूरज से दूर थी तो अक्सर बंद आंखों से सपने देखा करती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उनकी दूरियां खत्म हो जाएंगी और वो अपनी एक खुशहाल दुनिया बसाएंगे। आज जब वह सपना हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था तो ईशा का दिल खुशी के मारे कांप रहा था। सूरज ने बहुत प्यार से ईशा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा कि ईशा जी, आपका वह सपना अब पूरी तरह से हकीकत बन चुका है और अब मैं आपको खुद से कभी भी किसी भी कीमत पर दूर नहीं जाने दूंगा। ईशा भी भावुक हो उठी और उसने कह दिया कि अब वह भी सूरज से एक पल की भी दूरी सहन नहीं कर पाएगी। एक अनोखा तोहफा और प्यार की बंदिशें, बेहद इमोशनल और रोमांटिक रियूनियन के बीच सूरज और ईशा के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और यादगार पल आता है। ईशा ने सूरज के लिए एक खास तोहफा रखा था, पायल। ईशा ने सूरज के सामने अपने पैर आगे बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा या तुम किसी पर भी अपना हाथ उठाओगे तो तुम्हें इस पायल की छनक और आवाज सुनाई देगी। तुम्हें उस वक्त बस यही समझना है कि यह मेरी आवाज है जो तुम्हें गलत कदम उठाने से और गुस्सा करने से रोक रही है। ये पायल सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत की एक ऐसी बंदिश है जो तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखेगी। इसके बाद ईशा प्यार से सूरज से कहती है कि चलो अब देर मत करो और मुझे अपने हाथों से ये पायल पहनाओ। सूरज पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ ईशा को पायल पहनाता है और दोनों इस पल में पूरी तरह खो जाते हैं। दोनों को लगता है कि अब उनकी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं और अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के बाकी लोग कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। घर वालों की मजेदार शर्त और देवर जी का ब्रह्मचर्य जैसे ही यह दोनों अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। घर के दूसरे हिस्से में एक अलग ही तमाशा और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। घर की बहुएं और औरतें मिलकर एक बड़ी ही मजेदार शर्त लगा रही थीं। देवरानी और जेठानी आपस में कानाफूसी करते हुए हंस रही थीं और कह रही थीं कि आज तो शर्त लगा लो, आज तो देवर जी का सालों पुराना ब्रह्मचर्य पक्का टूट जाएगा। इतने में वहाँ पर मम्मी जी यानी कुंज बिहारी की माँ आ जाती हैं। बहुओं को इस तरह हंसते और शर्त लगाते देखकर वह हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि हे कुंज बिहारी, मैं हारी, तुम लोगों के बीच यह क्या चल रहा है? तुम सब मिलकर क्या खुसफुस कर रही हो? इस पर बहुएं अपनी हंसी रोकते हुए कहती हैं कि मम्मी जी, हमने ना दरअसल एक बहुत बड़ी शर्त लगाई है कि आज हमारे देवर जी का ब्रह्मचर्य टूटेगा या नहीं। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यह शर्त? मम्मी जी यह सुनते ही अपनी आंखें तरेरती हैं और बनावटी गुस्से में कहती हैं कि तारीकी, तू सुधरेगी नहीं कभी। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और चलो मेरे साथ। बहुएं पूछती हैं कि कहाँ जाना है मम्मी जी? तो मम्मी जी कहती हैं कि बस जो कह दिया वो सुनो, फालतू की बातें मत करो और चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। दाई माँ का फरमान और पुरानी शादी का सच। तभी वहाँ पर सूरज और ईशा भी आ जाते हैं। सूरज बड़े अरमानों के साथ ईशा के हाथों को थामने की कोशिश करता है और कहता है कि ईशा जी, क्या आपको याद है कि मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि आईएएस बनते ही सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले आपके इन खूबसूरत हाथों को अपने हाथों में लूंगा, आपको महसूस करूंगा और आज मैं वही कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं वहाँ पर ताई माँ की एंट्री हो जाती है। ताई माँ के हाथ में एक शादी का कार्ड होता है। वह कहती हैं कि गांव वाली बुआ की बेटी की शादी का निमंत्रण आया है और हम सबको वहाँ चलना ही पड़ेगा। बड़ी दीदी के यहाँ से बहुत ही आदर के साथ न्योता आया है। यह सुनकर सूरज तुरंत अपनी जिम्मेदारी का बहाना बनाने लगता है और कहता है कि ताई माँ, ऑफिस में बहुत सारे जरूरी काम पेंडिंग पड़े हैं, मैं तो इस शादी में बिल्कुल नहीं जा सकूंगा और वैसे भी अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ईशा जी के साथ अपना पूरा वक्त बिताना है। ताई माँ मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तू मत चल, तू यहीं रह और अपना काम देख। बाकी घर के लोगों के साथ मैं ईशा को अपने साथ गांव ले जाती हूँ। ये सुनते ही सूरज के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह घबराकर कहता है कि ईशा जी क्यों जाएंगी आपके साथ? वह यहीं मेरे साथ रहेंगी। मेरा मतलब है कि ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है और ऑफिस में कौन सी फाइल कहाँ रखी है ये सिर्फ ईशा जी को ही पता है ना ईशा जी? सूरज की यह बहानेबाजी देखकर ताई माँ जोर से हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि आया बड़ा अपनी ताई माँ को पट्टी पढ़ाने वाला, मुझ पर ही अपना ज्ञान बघार रहा है। तुम दोनों कान खोलकर ध्यान से सुन लो, तुम दोनों अब से एक साथ बिल्कुल नहीं रह सकते। सूरज हैरान होकर पूछता है कि लेकिन क्यों ताई माँ, ऐसा क्यों? तब ताई माँ एक बहुत ही तार्किक और पुरानी बात याद दिलाते हुए कहती हैं कि जब तूने ईशा से पहली बार शादी की थी तब ईशा उस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वह शादी तो पूरी तरह से जबरदस्ती की गई थी, इसलिए कानूनी और सामाजिक तौर पर वह रिश्ता अधूरा था।